तो भाई फिर से एक बार यहां पर मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी 3.0 हो चुका है और मोदी जी ने अपना ऑफिस भी वापस यहां पर ज्वाइन कर लिया है। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया होगा? किसी फाइल पे साइन किया होगा? नहीं। या फिर किसी को फोन करके फटकारा होगा? ना। मोदी जी ने सबसे पहला काम करवाया है मल्टी कैमरा सेटअप लगाकर अपना फोटो शूट। यस, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पर चल रहा होगा। देश का प्रधानमंत्री वापस जब ऑफिस जाता है तो सबसे पहली चीज क्या करता है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे मोदी जी यहां पर साइन करने की कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, आईपैड पे कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, अलग अलग कैमरा से यहां पर जूम इन किया जा रहा है, जूम आउट यहां पर किया जा रहा है, यहां पर साइड से एंगल शॉट लिया जा रहा है। मोदी जी का काम कब करोगे चीचा? बहुत सारे फोटो शूट करा लिए, फोटो शूट के चक्कर में 240 भी पार नहीं कर पाए। अब वैसे ऑफिस ज्वाइन करते ही मोदी जी को आरएसएस के चीफ यानी कि मोहन भागवत से बहुत भयंकर फटकार पड़ी है। अब क्या फटकार पड़ी आगे चल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी जो परिवारवाद की बड़ी बड़ी बातें करते थे कि विपक्ष के लोग परिवारवादी हैं, वो सारी बात जो है पूरी हिपोक्रेसी साबित हुई है। अपने मंत्रिमंडल में कैसे कैसे लोग शामिल करें एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। एचडी कुमारस्वामी जो कि एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं, जयंत चौधरी जो कि अजीत सिंह के बेटे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि माधवराव सिंधिया के बेटे हैं, चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, एंड सो ऑन। और मोदी जी बात करते हैं यहां पर परिवारवाद के बारे में। ये परिवारवादी पार्टियां, भैया इसे कहते हैं देश की जनता के साथ असली स्कैम। वैसे स्कैम से फिर से याद आया कि आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पर अभी तक भी स्कैम चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासी की फोटो यूज करके और केमिकल बनाकर ऑयल्स बेचे जाते हैं। अगर आपको इस स्कैम से बचना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल का लिंक और नंबर प्रोवाइड किया है। और यार बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं क्यों बार बार इनको अपने वीडियोस में प्रमोट कर रहा हूं। मैं इसलिए इनको प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि मैं एक तो खुद विजिट करके आया हूं इनका पूरा वर्कशॉप जो होता है जहां पर ये तेल बनाते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये कि आदिवासी लोग हैं, ये कोई कॉर्पोरेट्स नहीं है बड़े बड़े जो देश की जनता को लूट रहे हैं। अगर आदिवासी लोग कुछ बनाकर जेन्युइन तरीके से बेचना चाहते हैं तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को प्रमोट करना। फिर इसके साथ वापस आना चाहता हूं मंत्रिमंडल के ऊपर, और सबसे ज्यादा चर्चा जो इस टाइम पर हो रही है वो हो रही है निर्मला सीतारमण की और जेपी नड्डा की। यस, जेपी नड्डा जो कि 35% बॉडी फैट वाला आदमी है, उसको हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है निर्मला सीतारमण को। जैसे पता नहीं उन्होंने पिछले 5 साल में कोई झंडे गाड़ दिए हों। और सोशल मीडिया पे जनता किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, मीम्स इस टाइम पर बहुत चल रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। निर्मला ताई इज ड्राइविंग द कार और टैक्स पेयर जो है इस टाइम पर हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। भाई फटी पड़ी है, बुरी तरीके से टैक्स पेयर्स की फटी पड़ी है। निर्मला सीतारमण ड्राइविंग सीट पे फिर से आ चुकी हैं। अगर आपके पास कोई सेविंग थी तो उसको अभी से ही अलविदा कह दो। इसके अलावा एक और दिखाना चाहूंगा आपको स्क्रीन के ऊपर, ये ओथ टेकिंग सेरेमनी के दिन का है। मैं निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन बेच दूंगी। और भाई कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है इस बार निर्मला सीतारमण का टारगेट कुछ इसी तरीके का हो। इसके अलावा एक और देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, बीजेपी निर्मला सीतारमण एज फाइनेंस मिनिस्टर, इंजेक्शन लग रहा है। यस ओके, मिडिल क्लास। ओके। अब जरा खुद सोचो, निर्मला सीतारमण पिछले 5 साल में इतना रायता फैला चुकी है, अगले 5 साल में क्या होने वाला है अगर 5 साल ये सरकार चली तो। इसके अलावा बात करना चाहता हूं जरा जेपी नड्डा जी के बारे में। यस, आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। यस, ये 35% शायद उससे भी ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज वाला आदमी जो है हमारे देश का नया हेल्थ मिनिस्टर बन चुका है। वैसे इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि मोदी जी इस टाइम पर सारा जो कोविड का ठीकरा है, जो कोविशील्ड की वैक्सीन बार बार एक्सपोज हो रही है, कोवैक्सीन बार बार एक्सपोज हो रही है, उसका सारा ठीकरा यहाँ जेपी नड्डा के सर फोड़ना चाहते हो, इसलिए इनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया हो। और यार यहाँ पर मोदी जी की सरकार दोबारा बनी है, किसी और की नहीं बनी। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कोई फूड फार्मर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाना था क्या? झेलो अब नड्डा जी को। इसी के ऊपर एक मीम आपको दिखाना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड भी इस टाइम पर कर रहा है। देवव्रम का ट्वीट है, व्हेन आई गेट टू नो जेपी नड्डा इज द नेक्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। पंचायत 3 ससुर। एग्जैक्टली, सच में ऐसा ही रिएक्शन कुछ मेरा भी था जब मुझे पता चला कि अरे ये जेपी नड्डा को किसने बना दिया हेल्थ मिनिस्टर। मतलब मोदी जी थोड़ा सा तो इमेज के साथ जाते हैं। जेपी नड्डा एक ऐसा आदमी लगता है जो सुबह सुबह उठते ही चाय के साथ 2 ब्रेड पकौड़े खाता हो। ऐसे आदमी को अगर आप हेल्थ मिनिस्टर बना दोगे तो कल को आपको लक्ष्मी चिटफंड वाली को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना पड़ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? अब चलो ये तो उनकी कहानी हो गई जिनके हत्थे कुछ चढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके हत्थे कुछ नहीं चढ़ा है, जो पिछले 10 साल से नथुड़े फाड़ रहे थे, लेकिन मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा सिला दिया तूने मेरे
मेरे प्यार का। स्मृति चाची ओथ टेकिंग सेरेमनी पे किस तरीके से बैठी हुई थी, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं मिला, इनको कोई ओथ नहीं दिलवाई गई। सोचो मोदी जी ने स्मृति ईरानी से कैसे 2 सेकंड में यहां पर किनारा कर लिया। दिस अगेन क्लियरली शोज कि जो संघी टाइप के लोग होते हैं ये अपने बाप के भी सगे नहीं होते। अब एक तरफ तो स्मृति ईरानी है जिनको कुछ भी नहीं मिला, एक और तरफ आपको दिखाना चाहता हूं इनके एक और नए नवेले केरला के एमपी हैं जिनका नाम है सुरेश गोपी। इनको मंत्रिमंडल में यहां पर इंक्लूड किया गया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इनको मंत्री नहीं बनना है। अब फाइनली अभी का सीन ये है कि सुरेश गोपी जी को ऑफिस तो ज्वाइन करा दिया गया, लेकिन यार ये क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इनके लोगों को, अपने लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे को चाहिए ही नहीं मंत्री पद। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसी के साथ जेडीयू की बहुत सारी खिल्लियां इस टाइम पर उड़ाई जा रही है और मंत्रिमंडल यहां पर जो बनाया गया है उसमें एनडीए के पार्टनर्स को बहुत ही कम जगह दी गई है। टीडीपी को फिर भी थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन जेडीयू भैया ऐसा बुरा बर्ताव किया गया है उसके ऊपर इस टाइम पर विपक्ष जो है टिप्पणियां कर रहा है और मजे ले रहा है, चटकारे ले रहा है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुंझुना मंत्रालय। संजय सिंह का ये स्टेटमेंट है, झुंझुना मंत्रालय एक्चुअली में यही दिया गया है। जहां पर रेल मंत्रालय की बात कर रहा था जेडीयू, कुछ भी नहीं मिला है भैया, ठुल्लू ठुल्लू। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मोदी जी 3.0 शुरू होते ही यहां पर मोहन भागवत ने मोदी जी की क्लास लगानी शुरू कर दी है। आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं आरएसएस चीफ्स मैसेज ऑन मणिपुर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत सेज मणिपुर शुड बी गिवन प्रायोरिटी, वायलेंस शुड बी स्टॉप्ड। सबसे पहली बात तो कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी नींद नहीं खुल गई आपकी मोहन भागवत जी, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। एक और आपको दिखाना चाहता हूं इनका स्टेटमेंट, ट्रू सेवक नेवर एरोगेंट, डेकोरम नॉट केप्ट इन पोल्स, फ्लैग्स आरएसएस चीफ मोहन भागवत। यानी कि मोहन भागवत जी ने ये बात बोली कि असली जो सेवक होता है, अपने आप को जो सेवक कहता है, वो कभी भी एरोगेंसी यानी कि अहंकार नहीं दिखाता है। सीधा सीधा यहां पर मोदी जी को फटकार लगाई जा रही है। ये भी कहा गया उसके आगे कि इलेक्शंस के अंदर डेकोरम को सही तरीके से मेंटेन नहीं करा गया। मोदी जी अपने ही लोग किस तरीके से आंखें दिखा रहे हैं, मतलब 240 सीटें क्या आई, आप तो जलील ही होना शुरू हो गए अपने लोगों से। गजब बेइज्जती है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में। एक वीडियो इस टाइम पर काफी ट्रेंड कर रहा है जहां पर देखा जा रहा है कि शायद कोई तेंदुआ ओथ टेकिंग सेरेमनी में या फिर कोई अननोन जानवर वहां पर घूम रहा था ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर। अपने स्क्रीन पर देखिए इसको। अब आपने देखा कि ओथ टेकिंग सेरेमनी में एक जानवर, अनआइडेंटिफाइड जानवर पीछे से निकल रहा है। मुझे तो लगता है कि यहां पर सिर्फ एक ही नहीं, बाकी बहुत सारे जानवर थे। कुछ ऐसे थे जो ओथ ले रहे थे, कुछ ऐसे थे जो इधर उधर घूम रहे थे। और मेरे हिसाब से जो भी जानवर होगा, ऐसा लगता है कि नेताओं को देखकर डर के भाग रहा होगा, इधर उधर घूम नहीं रहा होगा, देख रहा होगा ये कौन लोग है भाई, मेरे से भी ज्यादा खतरनाक है। अब इसके ऊपर अलग अलग तरीके के क्यास लगाए गए कि ये तेंदुआ है, ये मोदी जी का लेपर्ड है जो कि वो लेकर आए थे अफ्रीका से, कौन सी ये चीज है। उसके बाद पता चला, दिल्ली पुलिस ने बताया है कि शपथ ग्रहण के दौरान देखा गया जानवर तेंदुआ नहीं था, घरेलू बिल्ली थी ये। यस, घरेलू बिल्ली को गोदी मीडिया ने तेंदुआ बना करके बता दिया। सोचो, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक नॉर्मल से बंदे को महामानव और विश्वगुरु करके दिखा रहे हैं ये लोग। मुझे क्यों तोड़ा? वैसे ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद कुछ ज्यादा ही झटके यहां पर मोदी जी को लग रहे हैं। टीडीपी अब ये कह रही है कि स्पीकर जो है उनका बंदा या फिर उनकी पसंद का कोई बंदा होना चाहिए। अपने स्क्रीन पर देखिए इसको। टीडीपी ने बहुत बड़ी डिमांड कर दी है एनडीए कन्वेनर से नई सरकार को लेकर। ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। टीडीपी ने अपनी मांग रखी है और मांग में क्या कुछ उसकी ओर से रखा गया है हम आपको बताएंगे, लेकिन स्पीकर पद यहाँ पर उसकी ओर से मांगा गया है। बड़ी खबर उस वक्त की, स्पीकर पद जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो यहाँ पर मांग लिया गया है टीडीपी की ओर से। लगातार टीडीपी इससे पहले 5 मंत्री पद भी मांग चुकी है, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीडीपी का जो प्रदर्शन रहा है वो भी काफी अच्छा रहा है। 16 सीटें टीडीपी के पास हैं और ऐसे में अब जो दबाव की राजनीति है वो सोचो यार, अभी मोदी जी 3.0 शुरू हुआ है और अभी से ही पनौती 3.0 लगनी शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि 2 साल भी नहीं चलने वाली मोदी जी की सरकार, और मोदी जी की शक्ल को ही देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज है और पूछ रहे हैं कि स्पीकर से आखिरकार क्या हो जाएगा। स्पीकर से बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होंगी। मोदी जी के हाथ से कंट्रोल चला जाएगा किसी भी एमपी को कभी भी सस्पेंड करने का। उसके अलावा अगर मोटा भाई कोशिश करते हैं किसी भी पार्टी से सांसद तोड़ के लाने की, तो वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन सांसदों को ओथ जो है वो स्पीकर ही दिलाते हैं। अब यार देखो, पूरा इलेक्शन यहां पर निबट गया और हमने एक बार भी ईवीएम की बात नहीं करी, लेकिन आज हम ईवीएम के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक न्यूज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। अपने स्क्रीन पर इसको देखो। इन 140 प्लस लोकसभा सीट्स मोर ईवीएम वोट्स वर काउंटेड देन ईवीएम वोट्स पोल्ड, यानी कि जितनी ईवीएम पे वोट पड़े थे उससे ज्यादा यहां पर काउंटिंग करी गई। और आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर बाइफरकेट करके स्टेट वाइज। आसाम की अगर बात करी जाए तो सरप्लस में यहां पर पड़े हैं 3800 वोट। उसके अलावा यहां पर आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो 1500 वोट के आसपास है।
उड़ीसा में भी 1100 वोट्स हैं, मध्य प्रदेश में भी 1000 वोट्स हैं। उसके अलावा आपको तमिलनाडु में दिखाना चाहता हूं जो डेफिसिट वोट्स हैं 16,000 से भी ज्यादा हैं, असम में भी 10,000 हैं, उड़ीसा में भी 9,000 हैं, केरला में 7,000, आंध्र प्रदेश में भी 8,000 के आसपास है। अब वैसे तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन आपको ये भी साथ में बताना चाहता हूं कि बहुत सारी सीट्स पे बीजेपी सिर्फ 6,000 के मार्जिन से लगभग जीती है। तो अगर ऐसे में गड़बड़ी हुई होगी तो वहां पर भी बीजेपी हो सकता है हार जाती, और हार जाती अगर वहां पे तो अभी मोदी जी सरकार नहीं बना पाते। ये फंस गया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, जो बार बार ये कहते हैं कि ईवीएम्स जो हैं वो पूरी तरीके से सिक्योर है, सेफ है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए। मुझे लगता है इसकी एक पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, और क्योंकि अब विपक्ष स्ट्रांग हो चुका है तो एक्चुअली में इसकी जांच हो सकता है हो भी जाए। अगर ईवीएम्स को यूज करके वोट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसके बाद भी मोदी जी की 240 सीटें ही आती हैं, तो भैया स्कैम भी इनको बचा ना पाया। वैसे जाते जाते स्कैम के नाम पर याद आया कि जो आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे स्कैम हो रहा है उसको रोकना भी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है। और यार ये आदिवासी लोग हमारे देश का पार्ट है, हमारे अपने ही लोग हैं, इनको हेल्प करना भी हमारा एक कर्तव्य बनता है यहाँ पे। तो अगर आपको जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और चिन्नू भाई के फैमिली का नंबर दे रखा है, उनसे आप मंगवा सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हाँ, मेरा जो हेयर फॉल है वो पूरी तरीके से रुक चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू ही लगा ले, तू ही लगा ले। भाई लगा रहा हूँ, 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, हेयर फॉल पूरा रुक चुका है यहाँ पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।